हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे भी आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हिंदी शिक्षण एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। यानी किसके द्वारा अभिप्रेरित होंगे, कैसी गतिविधियाँ होनी चाहिए जिससे बच्चे अभिप्रेरित हों, अच्छा लगे बच्चों को। तो कैसी गतिविधियाँ होनी चाहिए, आइए देखते हैं। जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती हो। यदि हम वयस्कों द्वारा बनाई गई गतिविधि हो, वयस्क तो अपने हिसाब से चीज़ें बनाएंगे। जैसे वयस्क चाहते हैं, वयस्कों को खेलना पसंद होता है, कूदना पसंद होता है, दौड़ लगाना पसंद होता है। ऐसी गतिविधियां यदि कराएंगे तो बच्चे उन गतिविधियों से तो अच्छे प्रभावित होंगे, लेकिन उन्हें पढ़ना बहुत कठिन चीज़ें पढ़ते हैं, सूत्र आदि पढ़ते हैं, व्याकरण आदि पढ़ते हैं। तो ऐसी चीज़ों से क्या बच्चे अभिप्रेरित होंगे। बच्चों को रोचक चीज़ें होनी चाहिए, अर्थपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए, जो बच्चों को अच्छा लगे, जिन्हें बच्चों को पढ़ने में आनंद आए, ऐसी सामग्री होनी चाहिए। तो हमारा ये नहीं हो सकता। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती हो, तो क्या बच्चों को तो अच्छा लगेगा, उनकी योजना वो ही पढ़ेंगे। जैसे बच्चे कहेंगे कि हम पहले घंटे में खेलेंगे, दूसरे में फिर खेलेंगे, तीसरे में फिर खेलेंगे, अब हम अगले में पढ़ेंगे। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, अब हम कल पढ़ेंगे, आज खेल लें, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। मतलब कि उनकी अगर योजना बनाएंगे बच्चों द्वारा, तो क्या वो सफल हो पाएंगे? कभी नहीं। बच्चों को तो अपना तरीका होना चाहिए, खेलना, कूदना, ऊधम करना आदि आदि, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो, बच्चों के भाव प्रकट करने, भाव आदि को ग्रहण करने में सक्षम हो। ऐसी सामग्री होनी चाहिए, ऐसी गतिविधि होनी चाहिए, जैसे कि बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसी को कहते हैं बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं है कि बच्चों के अनुसार पढ़ाई की जाए, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, वही बाल केंद्रित है। बच्चों के अनुसार नहीं, बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति। जैसे किसी की बुद्धि लब्धि 130 है तो उसको कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी की बुद्धि लब्धि 100 से कम है तो उसे अधिक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी को पूर्ति करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। अगर कोई दृष्टिबाधित है, किसी को दिखाई नहीं देता है, तो उसे ब्रेन लिपि का उपयोग करा करके शिक्षा दी जाए, यही आवश्यकता को पूर्ति करना बाल केंद्रित है। यदि आंशिक दृष्टिबाधित है, यानी कम जिसकी दृष्टिबाधित है, यानी जो जिसे दिखाई देता है लेकिन कम दिखाई देता है, उसके लिए चश्मा और लेंस आदि की व्यवस्था की जाए, वही बाल केंद्रित शिक्षा है। और चौथा है हमारा अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण हो। जो बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होंगे, तो बच्चों के लिए जो अर्थपूर्ण हो, बच्चों के आवश्यकता के अनुसार हो, बाल केंद्रित हो, प्रगतिशील हो, तभी तो बच्चों के लिए गतिविधि अच्छी लगेंगी। तो हमारा आंसर हो गया तीसरा। नेगेटिव पॉजिटिव से करते हैं। कोई योजना वयस्क द्वारा बनाई जाए तो नेगेटिव हो जाएगी, बच्चों द्वारा बनाई जाए नेगेटिव हो जाएगी। और अध्यापकों के लिए हो, ऐसी योजना बनाई जाए तो वो भी गलत होगी। अर्थपूर्ण हो, जहाँ अर्थ भाव की बात कर रहा हो, उसे पॉजिटिव समझना और पॉजिटिव समझ के आंसर लगाना। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, दूसरा है द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, तीसरा है विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, चौथा है शिक्षक की भाषा या अनुदेशन की भाषा। अब कंफ्यूजन, इसे तो हम काट ही देंगे, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, कोई एक निश्चित भाषा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जब हम किसी को अनुदेशन देंगे तो सबसे अच्छा समझ में किस भाषा में आएगा, उसे छोड़िए। शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? शिक्षा नीति 2020 कहती है कि जो पिले से, यानी 3 वर्ष से 18 वर्ष की जो शिक्षा है, 3 वर्ष से 18 वर्ष की जो शिक्षा है, वो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में की जाएगी। तो कौन सी भाषा सबसे अच्छी होगी? अधिकार अधिनियम 2009 भी कहता है कि मातृभाषा में पढ़ाई करनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि मातृभाषा में पढ़ाई करानी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, अधिगम मातृभाषा में होना चाहिए, जो कार्य हो मातृभाषा में हो प्राथमिक स्तर पर। तो आइए देखते हैं, जब प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, मातृभाषा की बात कर रहा है, स्थानीय भाषा की बात कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,
जब इसकी सिफारिश कर रही है मातृभाषा की, घर की भाषा की, क्षेत्रीय भाषा की, स्थानीय भाषा की, तो हमारा आंसर ये उसी के अनुसार हो जाएगा। जब इसी में ऐसे भी दे देता है मातृभाषा, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, मातृभाषा पहला ऑप्शन, दूसरा मातृभाषा और राज्य की भाषा, तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? मातृभाषा और राज्य की भाषा, यानी इसी को हम क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, राज्य की भाषा, और इसी को हम स्थानीय भाषा भी कह सकते हैं। तो दोनों भाषाओं में संकेत दे सकते हैं, यानी दो भाषा ये महत्वपूर्ण है। और इसी में द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा, इसी को एक निश्चित तरीका, एक निश्चित कर दिया कि अपनी भाषा को छोड़ करके अंग्रेजी भाषा में दें, अतिरिक्त भाषा में दें, मातृभाषा को छोड़कर विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा। अगर यह ऑप्शन नहीं होता तो हमारा आंसर थर्ड वाला होता, शिक्षक की भाषा या अन्वेषण की भाषा। शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुभाषी शिक्षक होना चाहिए, जिस भाषा में बच्चा बात कर रहा है उसी भाषा में बात करनी चाहिए। तो ये नहीं होगा, तो सबसे पहला हमारा ये होगा। अगर ए बी में पूछ ले तो दूसरे नंबर का थर्ड वाला होगा आंसर, तो ए बी में हो जाएगा ए और सी। अगर ऐसे ए बी में पूछ ले तो ए सी आंसर हो जाएगा। ये शिक्षक की भाषा नहीं हो सकती, शिक्षक की वही भाषा होती है जो बच्चे की भाषा होगी। बच्चे बहुभाषी होते हैं, बहुभाषा को संसाधन के रूप में देखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए शिक्षक को, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए बहुभाषा को। तो मातृभाषा और घर की भाषा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई द्वारा नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि विद्यालय की भाषा होनी चाहिए, जब विद्यालय में है तो विद्यालय की भाषा नहीं भाई। जब 2005 एनसीएफ 2005 कह रहा है, अधिनियम 2009 कह रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें क्या विकसित करने के लिए जो प्रोत्साहित करती हैं। तो मैंने बताया है कहानी, कविता, कथा, नाटक, खेल, अनुभव आदि, ये सब चीजें हमें सृजन बनाती हैं। सृजन बनाने के लिए पाठ में जोड़ा गया है, किताबों में, पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। चिंतन करने के लिए, जब कहानी सुना जाएगी बच्चा चिंतनात्मक बनेगा, चिंतन करेगा। अपसारी बनाने के लिए, अपसारी बनाने के लिए, उसमें बोध गम्यता लाने के लिए, बोध यानी समझ, समझ विकसित करने के लिए, विकसित यानी चिंतन, यही चिंतन होता है, समझ, चिंतन विकसित करने के लिए, उसको पाठ्यक्रम को आनंददायक बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए, रुचि जागृत हो। कथा कहानी, सारी चीजें, कथा कहानी, कविता और नाटक, खेल, अनुभव आदि सारी चीजें, खोजबीन स्वयं करके करना, ऐसी सारी चीजें हमें सृजन बनाती हैं, चिंतन करने पर मजबूर करती हैं, अपसारी बनाती हैं, समझ को विकसित करती हैं, समझने में शीघ्रता लाती हैं, त्वरित करती हैं समझने को, और समझ विकसित करती हैं, चिंतन विकसित करती हैं, चिंतन तर्कपूर्ण बनते हैं बच्चे, तर्क करते हैं ऐसी चीज़ों पर। तो हमें इसका अब आंसर देखते हैं। आंसर पहला, साहित्य की सराहना बोध, भाषा के रूपों को, जीवन कौशल को, गत्यात्मक कौशल को। तो आइए समझते हैं। ये बोध का मतलब होता है समझ, समझना, समझना या चिंतन करना। ये सारे संबोध का अर्थ होता है चिंतन या समझ। तो इसी को साहित्य की सराहना बोध को, यानी साहित्य में क्या है उसे समझने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए, उसमें कल्पना करने के लिए, और हाँ यहाँ कल्पना जैसी चीज आ जाएगा, कविता कहानी दी है, तो इसी को बोध यानी सोचना, समझना, चिंतन करना। सराहना, साहित्य की सराहना करना, यानी साहित्य में जो चीजें हैं वो समझना, क्या क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, सारी तरह करना ही ये साहित्य की सराहना हो जाएगी। भाषा के रूपों को, भाषा किस रूप में दी गई है, ऐसा नहीं केवल रूप नहीं, इसमें सारी चीज़ आ जाती है। गत्यात्मक कौशल को,
जो आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे कौशलों को नहीं, इसमें सारे चार यानी सभी कौशल होते हैं, चारों कौशल होते हैं, जितने कौशल होते हैं खेल कूद आदि सारे कौशलों को विकसित करती है। जीवन कौशल ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ जब बोध आ जाए, समझ जैसी चीज़ आ जाए तो समझ लेना बिल्कुल सही आंसर है। कल्पना आ जाए, ऐसी चीज़ें अगर कविता कहानी दे रहा है, सृजन आ जाए, अब सारी चिंतन आ जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, साहित्य की सराहना बोध। आंसर तो सभी सही है, चारों सही हैं। तो पहले नंबर का ये हो गया, ABCD के अनुसार दे दे, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, सभी सही हैं। इसी क्रम में अगर लगाएं तो इसी क्रम में लगाएं, अगर दे रहा है ABCD में तो इसी क्रम में देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य, एक कथन है। जैसे कि अन्य जैविक कार्य, जैसे जैविक कार्य मान लीजिए हंसना रोना आदि जो शुरुआत से हो, जन्मजात हो, ऐसे कार्य जैविक यानी जो जीवन अपने शुरुआत हो, प्राकृतिक हो, ऐसी चीज़ें जैविक होती हैं। तो ये कृत्रिम और जैविक दो चीज़ें होती हैं, यानी इंसान द्वारा बनाई गई और जैविक यानी प्रकृति द्वारा बनाई गई। तो जैविक कौन सी? जैविक उपस्थित होती है यानी जन्मजात होती है, शुरू से ही होती है, ऐसी जैसे कि जैविक के अन्य कार्य। यह कथन किसका है? तो आइए देखते हैं, स्किनर को देखते हैं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सूत्र सिद्धांत दिया है और इन्होंने भाषा के बारे में कहा है कि भाषा अर्जित की जाती है, अर्जित की जाती है। अगले है प्याजे। प्याजे का है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये जो भाषा के बारे में कहते हैं कि भाषा विचार भाषा से पहले है। ये कहते हैं प्याजे। जो इन्होंने बड़बड़ाना आदि जो भाषा है, जैसे कि कोई लड़की बात करती है अपने में ही और आवाज़ निकलती है बाहर और ऐसे ही कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, उसे ये अहम केंद्रित कहते हैं। किसी और से बात ना करके खुद से ही बातें करना और बाहर आवाज़ आए, ऐसी भाषा को ये कहते हैं अहम केंद्रित। फिर आते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की इनका उल्टा करते हैं, ये कहते हैं भाषा विचार से पहले है। भाषा आपस में सीखी जाती है, परस्पर बोल के सीखी जाती है, समाज से सीखी जाती है, संस्कृति से सीखी जाती है। ये कहते हैं भाषा सीखते हैं बच्चे, यानी कि संस्कृति, समाज और समूह और परस्पर आपस में वार्तालाप करके सीखते हैं। और इन्होंने जो बड़बड़ाने वाली भाषा को कहा है, जब जैसे मैंने बताया कोई बच्चा बात कर रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या अकेले में ही बड़बड़ा रहा है, तो उसे कहते हैं ये निजी वार्ता। और इनका जो विकास है संज्ञानात्मक सामाजिक विकास सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, विकास सिद्धांत। अब आते हैं चॉम्स्की, जिनका भाषा सिद्धांत है। ये कहते हैं कि बच्चों की जो भाषा होती है जन्मजात होती है, जन्मजात क्षमता होती है, भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। यानी कि जैविक, जन्मजात का मतलब हो गया जैविक, जन्मजात, जन्मजात का मतलब ही जैविक हो गया, यानी जो शुरू से है ऐसी चीजें। जैविक का मतलब जो शुरू से है, प्राकृतिक है, ऐसी चीजें। तो वो कहते हैं कि जन्मजात क्षमता होती है इस। और जो भाषा के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना है वो चॉम्स्की को ही माना है। दूसरे नंबर पर वाइगोत्स्की को माना है। फिर भाषा के बारे में तीसरे नंबर पर स्किनर को माना है। फिर लास्ट में अन्य आए हैं। पहले नंबर पर अगर भाषा के बारे में कोई मनोवैज्ञानिक माना है तो हमारे चॉम्स्की माने हैं। दूसरे पर वाइगोत्स्की, क्योंकि इन्होंने कहा है समाज से भाषा सीखते हैं। भाषा के क्वेश्चन में, हिंदी में चाहे संस्कृत में या अंग्रेजी में, किसी भी भाषा के क्वेश्चन में वाइगोत्स्की, चॉम्स्की आदि से क्वेश्चन जरूर आते हैं और स्किनर से, तीनों से बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कह देता है कि अर्जित करना, किसने कहा है कि बच्चे अर्जित करते हैं भाषा, तो स्किनर हैं। और जैसे कहते हैं समाज या परस्पर भाषा सीखते हैं तो वाइगोत्स्की। इनसे तो बहुत जरूरी आता ही आता क्वेश्चन है, एक तो भाषा में जरूर क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं, कोई सा क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा जहाँ वाइगोत्स्की से क्वेश्चन ना आया हो। तो हमारा आंसर हो गया
चौमस की जन्मजात क्षमता होती है, चौमस की जैविक रूप से उपस्थित होती है, यानी पहले से ही उपस्थित होती है, तो चौमस की। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्याकरण अनुवाद विधि बल देती है। जब व्याकरण की बात करें क्वेश्चन में तो समझ लेना वो एकदम नियंत्रण पे बात कर रहा है, उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। व्याकरण से हम भाषा पर क्या पा सकते हैं? नियंत्रण। परिपक्वता, भाषा में त्वरित, भाषा त्वरित बनाता है व्याकरण, तुरंत यानी तेजी लाता, तीव्र गति, भाषा में तीव्रता लाता है। व्याकरण प्रभा लाता है, जितना अच्छा व्याकरण होगा उतनी अच्छी प्रभा होगी भाषा में, उतनी तेजी होगी। प्रभा का मतलब ही तेजी हो गया। उच्चारण पर, उच्चारण भी अच्छा होगा, शुद्ध होगा। उपयुक्तता, जितनी ज़्यादा व्याकरण अच्छी होगी, व्याकरण विधि जितनी ज़्यादा जिसकी अच्छी होगी उतनी ही उसका उपयोग अच्छा होगा भाषा का, उतनी ही उपयुक्तता से उतने ही चुने हुए शब्दों को बोलेगा। जैसे कि एक वर्णन आता है, जब पहली बार हनुमान जी से रामचंद्र जी मिलते हैं वन में, लक्ष्मण और हनुमान जी, तो एकदम इस सटीक बात करते हैं हनुमान जी। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि इस वन में इतना व्याकरण आचार्य, इतना शुद्ध बोलने वाला, इतना प्रभाव बोलने वाला, इतना अच्छा व्यक्ति इस वन में कैसे हो सकता है? ये कौन है लक्ष्मण जो इतनी शुद्धता से बात कर रहा है, इतनी व्याकरण के अनुसार बातें कर रहा है सारी? तो उसी को कहते हैं शुद्धता और उपयुक्तता। उन्होंने जो बातें की थी बिल्कुल उपयोग करके की थी। इसी से रामचंद्र जी समझ गए कि कितना ये विद्वान व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है। अगर जिसकी व्याकरण अच्छी होगी वो विद्वान होगा, तो उसी से समझ गए उसकी उपयोग पर। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारे चारों ही सही हैं। अब इसमें से सबसे ज़्यादा बल देता है वो किस पर देता है? हमने छोटे से रटते आ रहे हैं कि व्याकरण शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध कार्य करना आदि व्याकरण कहलाता है। यानी कि पूरा शुद्धता पर ही जोर देता है। उसका उच्चारण शुद्ध हो, उसका प्रभाव शुद्ध हो, उसकी उपयुक्तता शुद्ध हो, उसका लिखना शुद्ध हो, यानी सारी चीज़ें शुद्ध हो, इसीलिए शुद्ध पर बल देता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? शुद्धता पर। जब हनुमान जी बातें कर रहे थे बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ, शुद्ध प्रभाव के साथ, शुद्ध उपयुक्तता के साथ, शुद्ध तरह से ही बातें कर रहे थे पूर्ण व्याकरण अनुसार ही। व्याकरण का अर्थ ही हो गया शुद्धता, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ ही हो गया शुद्धता। किसी भी भाषा को लीजिए, अगर व्याकरण अच्छी है तो आप बिल्कुल शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे, बिल्कुल उपयोग भी शुद्ध करेंगे, उसका प्रभाव भी शुद्ध होगा। प्रभा का मतलब सा को सा बोलना, और जैसे कोई शाह है उसको सा बोल देना, ये प्रभाव गलत होगा, उसका उपयोग गलत होगा। तो हमारा आंसर हो गया शुद्धता पर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन होता है। भाषा कैसे अर्जन होगा? जब बच्चे को अधिक से अधिक बोलने के अवसर दिए जाएं, अधिक से अधिक लिखने के अवसर दिए जाएं, अधिक से अधिक सुनने के अवसर दिए जाएं, अधिक से अधिक पढ़ने के अवसर दिए जाएं, यानी जितना ज़्यादा अवसर होगा चारों कौशल भाषा अर्जन तभी होगा। अर्जन यानी ग्रहण करना। तो ग्रहण कौन कौन से होगा? पढ़ना और सुनना। ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएं, बातें सुनाएं, सुननी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े तो भाषा अर्जन होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाएं, व्याकरण के नियम पढ़ा करके भाषा अर्जन, भाषा पर अधिकार पाया जा सकता है, भाषा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, भाषा पर परिपक्वता पाई जा सकती है। भाषा अर्जन किससे की जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा, सुनेगा, लिखेगा, पढ़ेगा तो भाषा में अर्जन होगी। अगला है बच्चे को पुरस्कार या दंड। जहाँ पुरस्कार और दंड की बात करें तो उसे तुरंत काट देना चाहिए। पुरस्कार मिलना चाहिए लेकिन सकारात्मक, किसी लालच वाला पुरस्कार नहीं होना चाहिए। दंड तो बिल्कुल ही नहीं, कैसा भी नहीं। लेकिन अगर पुरस्कार आप दे रहे हैं तो सकारात्मक दीजिए, जैसे कि ताली थपथपाना, उसकी पीठ ठोंकना, सबके सामने खड़ा होकर उसकी तारीफ करना, ऐसे पुरस्कार दीजिए, ना कि कोई वस्तु नहीं चलेगी। पुरस्कार में वस्तु नहीं चलेगी, केवल उसे बातों से या हाथों से पुरस्कार दीजिए, जैसे कि ताली बजवाना, उसे बातों से शब्द उच्चारण देना, बहुत अच्छा किया, ऐसे कार्य करेंगे तो उसे सकारात्मक पुरस्कार मिलेगा। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, यानी किसी भी प्रकार की भाषा के अवसर मिलते हैं, लिखने के, बोलने के, पढ़ने के, सुनने के, तो उसे सबसे अच्छा भाषा अर्जन करेगा। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। चौथा है बच्चा बिना सचेतन। जब बिना सचेतन के ध्यान से भाषा ग्रहण करेगा, अगर सचेत होकर करेगा तो सही है, बिना सचेत होकर करेगा तो कैसे चलेगा? कहीं भी ध्यान है और कहीं भी भाषा सुनाई दे रही है तो ऐसे थोड़ा ही भाषा ज्ञान होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इनमें से हमारा आंसर हो गया थर्ड। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? तो हम कैसी सामग्री जो प्रामाणिक हो, जिसे हम प्रमाण मानते हो, ऐसी सामग्री को आप किसे स्वीकार करते हैं? यानी आप किसे करते हैं, शिक्षक किसे करता है? बच्चों की बात नहीं हो रही है, शिक्षक की बात हो रही है। हर एक शब्द चुने चुने देता है सीटेट, हर एक चीज को पकड़ के करना, ना कि ऐसे ही मार दिया। चलिए, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र और पूरक पुस्तिका। तो आइए, पाठ्य पुस्तक में कथा कहानी आदि होती हैं, यानी कल्पना वाली कहानी होती है, कल्पना की हुई। कार्य पुस्तिका में भी इसे शामिल करते हैं, कथा कहानी नाटक आदि ऐसी चीज़ों को इसे सम्मिलित करते हैं। इन्हें कार्य क्या देना है, कैसे देना है, क्या दिया, ये सारा नोट किया जाता है इसमें। कैसा कार्य किया, कैसे और आगे को देंगे, ये कार्य पुस्तिका होती है। क्या क्या कार्य करना, क्या क्या कराना है, क्या क्या कर चुके। इसमें होता है नाटक, कथा आदि, खेल आदि चीज़ों को क्या क्या करवाया है, क्या क्या नहीं करवाया है, ये सारी चीज़ें इसमें जानकारी होती है। कथा नाटक आदि और जो संभाषण आदि होते हैं, वो अभी कराया है नहीं कराया, उसका नोट होता है इसमें पूरक पुस्तिका में। तो आप ये तो प्रमाणिक होंगी नहीं। पुस्तक में भी क्या कल्पनाशीलता वाली कहानियाँ होती हैं, कल्पना करने वाली कि ये हुआ था नहीं हुआ था, तो वो प्रमाणिक नहीं होती हैं। ये होता है प्रमाणिक। लेकिन अभी के ज़माने में हमारा 151वें नंबर पर है मीडिया, तो अभी प्रमाणिक कैसे हो सकता है? इतनी खराब स्थिति शायद कभी ज़िंदगी में भारत की मीडिया की नहीं आई होगी जैसे अभी आई है। इतनी खराब स्थिति तो शायद कभी ना आई हो, क्योंकि वो अब मीडिया केवल पैसा कमाने में लगा हुआ है, कुछ नहीं देख रहा कहाँ क्या हो रहा है। जब कोई दूसरा विपक्षी बात करता है, उससे सबूत मांग लेते हैं कि आपके पास सबूत हो तो हम दिखाएं। और जब पक्ष वाले होते हैं, सरकार में हैं, वो कुछ भी कह दें, उसको सही मान करके दिखा देते हैं कि हाँ ये सही है। तो हमारी मीडिया कहाँ गिरेगी? नीचे ही जाएगी, ऊपर कभी नहीं उठेगी अगर ऐसा चलता रहा। मनमोहन जी की सरकार थी तो मनमोहन जी की तारीफ किया करते थे। अभी किसकी सरकार है? मोदी जी की, तो मोदी जी की तारीफ करते हैं। जो सत्ता पक्ष में उसकी तारीफ अगर करेंगे तो हमारी मीडिया कभी भी, हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा हाथ अगर तरक्की में किसी का होता है तो मीडिया का होता है। मीडिया चाहे जो करा ले, लेकिन अगर मीडिया नहीं चाह रही तरक्की तो कोई बात नहीं हो पाएगी। अगर मीडिया हर जगह जाने लग जाए कि यहाँ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो सरकार कब तक नहीं सुधारे? सड़कें दिखाए, स्कूल दिखाए, अस्पताल दिखाए, ये सारी चीज़ें दिखाएं। जो बेसिक ज़रूरत है मनुष्य की, उन्हें दिखाए कि हाँ ये पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो देश तरक्की करेगा और बहुत आगे जाएगा। लेकिन हमारी मीडिया इतनी गिर गई है पैसे कमाने के चक्कर में, ऐड के चक्कर में, कि ऐड तभी मिलती हैं जब हम सरकार की दलाली करेंगे, ना तो ऐड मिलेंगी नहीं। ऐड नहीं मिलेंगी तो पैसा कहाँ से आएगा? अमेरिका की मीडिया देखिए, ये तो इन क्रमांकों में आती भी नहीं है। अमेरिका आदि की, इंग्लैंड की मीडिया की जो रैंक देखी जाए तो उनमें आती नहीं, क्योंकि वो रैंक से ऊपर उठ गई हैं। अब उन्हें ज़रूरत ही नहीं, सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर देते हैं वो मीडिया कि ये क्या हो रहा है। हमारे देश की मीडिया देखिए, आम खाइए, कैसे खाएंगे? चूस के खाएंगे या काट के खाएंगे? ये सारी चीज़ दिखाती है। तो हम प्रमाणिक अभी भी मानते हैं। चौथा स्तंभ है मीडिया, पत्र, समाचार पत्र आदि, तो इसे सबसे प्रमाणिक मानते हैं। जब हम इसमें प्रमाणिक चीज़ों के लिए बना गया है, इसमें केवल प्रमाणिक चीज़ें ही दी जाएं, ना कि कुछ भी दे दिया जाए, ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया है। अभी भी चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन प्रमाणिक चीज़ों के लिए है। तो हमारा आंसर हो गया चौथा। अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन है भाषा के उत्पादक कौशल हैं। मैंने बताया है, तो पहला ऑप्शन है पठन और लेखन, दूसरा है पठन और श्रवण, तीसरा है वाचन और लेखन, चौथा है वाचन तथा श्रवण। तो मैंने बताया है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे कौशलों का क्रम है। 4 कौशल हैं भाषा अर्जन के। पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी इसी को कह सकते हैं हम शुभोपली। ऐसे याद रखना, शुभोपली। ये 4 कौशल हैं हमारे। तो पहला जो कौशल है वो है ग्रहणात्मक, यानी ग्रहण करता है, और इसी को आत्म करने वाला, ग्रहणात्मक, आत्म करने वाला, भाव ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना, भावात्मक, इसे कैसे कह सकते हैं आयात वाला, आयात, ये हो गया निर्यात, ये हो गया अभिव्यक्त,
अभिव्यक्त करना, निर्यात करना, उत्पाद करना, उत्पादक हो गया। और ये हो गया भाव, अर्थ। सबसे ज़्यादा भाव अर्थ पढ़ने के अर्थ में आता है कि पढ़ाई कैसे करता है, भाव अर्थ ग्रहण करके। और ये हो गया ग्रहणात्मक, आयातात्मक, लिखना हो गया अभिव्यक्तात्मक, उत्पादक। तो ये सारे मतलब कि पहला और तीसरा एक और दूसरा और चौथा एक। तो उत्पादक कौन सा हो गया हमारा, वाचन हो गया और लेखन हो गया। यानी किसी तक हम बातें पहुंचाना, उत्पाद करना, दूसरे तक हम बातें पहुंचाना किस तरह से कर सकते हैं, बोल के या लिख के। तो हमारा ये कैसा हो गया, उत्पादक। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। ऐसे ही अगर ऐसे ही आ जाए, श्रवण कौशल, सुनना। विकसित कैसे करेंगे इस कौशल को, कथा आदि सुनकर, किसी का भाषण सुनकर। जितनी ज़्यादा बातें सुनी जाएंगी उतने ही ज़्यादा श्रवण कौशल अच्छा होगा। बोलना कौशल अच्छा कैसे होगा, जितनी ज़्यादा बातें बोली जाएंगी, भाषण देके, कथा कह के, आदि आदि चीज़ों से जितनी ज़्यादा हमारा उत्पादक होगा, दूसरे तक अभिव्यक्त कर पाएंगे जितनी बातें, उतना ही बोलना कौशल अच्छा होगा। पढ़ना कौशल, जितना हम किसी की बात, पढ़े चीज़ों को हम ग्रहण करेंगे, भाव को ग्रहण करेंगे, अर्थ को ग्रहण करेंगे, तो हमारा पढ़ना कौशल सबसे अच्छा होगा। उसके भाव क्या कहना, पढ़ने लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्या अर्थ दिया है, क्या करना चाह रहा है, अगर हम इन चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो हमारा पढ़ना कौशल अच्छा होगा। लिखना कौशल, कितनी अच्छी हम अभिव्यक्त कर पाए किसी के पास को, कितना हम उत्पाद कर पाए, कितने हमारी बातों को समझ पा रहा है। अगर इसकी बातों को समझना, बोध करना आदि हो रहा है तो समझ लीजिए वो लिखना कौशल अच्छा हो रहा है, समझ रहा है। तो हमारा आंसर हो गया वाचन तथा लेखन उत्पादक कौशल हैं, यही अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो हमारा आंसर थर्ड। चलिए